आपके भाई पे मुकदमा बना, उस समय जहाँ तक मुझे ज्ञान है जो ये भजनलाल जी की सरकार थी। कोई कांग्रेस के खिलाफ मैं काम नहीं कर सकता। तो कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया, इसलिए ना कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में मैं ही अकेला एमएलए बना। इतना जल्दी बन जाएगा तो एक अच्छा विपक्ष प्रदेश में मिल जाएगा। आरएसएस से खतरनाक आतंकवादी संगठन नहीं हो सकता। तो इसमें क्या कारण है, कितने गलत बटी? मैं भी 2300 वोट से आ रहा हूँ। उनके लिए प्रयास करते तो शायद स्थिति हरियाणा की कुछ और होती। गांधी जी का मुकाबला ही नहीं है। तो पार्टी ज्वाइन कर जाता है, ईडी सीबीआई सारे केस वापस हो जाते हैं। बीजेपी का तो हमेशा झूठ पत्थर होता है। उन्होंने कबीर साहब को कहा कि आप ऐसे है ऐसे नहीं है। चुने हुए जनप्रतिनिधि का ये हाल है तो आम आदमी का हाल क्या? आरएसएस की सोच कबीर साहब से कहीं नजदीक भी नहीं जाती। उन्होंने कहा कि अव्वल अल्लाह नूर पायो, कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपजिया, तो पड़े और आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं असंध के पूर्व विधायक सरदार शमशेर सिंह जी गोगी। बड़ी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, स्पष्टवादी आदमी हैं और बिल्कुल साफ छवि के व्यक्तित्व के स्वामी हैं। गोगी साहब से बात करें आज के पॉडकास्ट में, उनसे जानेंगे उनके शौक क्या है, स्कूलिंग कहाँ हुई, कैसा जीवन यापन रहा उनका। गोगी साहब आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। गोगी साहब, कहाँ आपका जन्म हुआ और बचपन आपका कैसा था? मेरा जन्म एक गांव है असंध के पास, करनाल जिले में ठरी गांव जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ 56 में। हमारे जो पेरेंट्स थे, मेरे फादर तो छोटी उम्र के थे, दादाजी जो थे वो सब लोग पाकिस्तान से जब पार्टी शुरू हुआ तो उनको यहाँ ज़मीन अलॉट होगी तो वहाँ के हमारा पूरा परिवार वहाँ पे। जो यानी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी किसानी है? किसानी है और बिल्कुल गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़े, छोटा सा गांव है। फिर पड़ोस में जलमाना हाई स्कूल था, 6th के बाद वहाँ पढ़े। उसके बाद फिर बीए की दयाल सिंह कॉलेज, बीच में 2 साल डीएवी कॉलेज अम्बाड़ा भी लगाए, लेकिन वहाँ से फिर बीए यहीं करनी पड़ी आके। फिर कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में एलएलबी की। गोगी जी, जब आप विधायक थे पूरी विधानसभा को आप बजाय रखते थे। बहुत कम लोगों को पता है आपकी शुरुआत जो है वो स्टूडेंट राजनीति से हुई, छात्र राजनीति से हुई। तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप कांग्रेस में आए और आज तक किसी और पार्टी में नहीं गए? नहीं, मैं बीच में देखो, जैसे हम 10वीं में पढ़ते थे जब स्कूल में, तो किसी बात को लेके वहाँ पे थोड़ा सा हो गया, तो एक बार तो शुरुआत वही होगी, हमने स्कूल में स्ट्राइक कर दी थी। तो तब से फिर कॉलेज में जाके थोड़ा थोड़ा चलता रहा। फिर यूनिवर्सिटी में मैंने इलेक्शन भी लड़ा था प्रेसिडेंट का, मैं हार गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जी। वहीं पर जाके, वैसे तो मैं 76 में यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ले ली थी जी, जब इमरजेंसी चल रही थी। हमारे करनाल में कोई कैंप लगा था तो वहाँ पे फिर NSUI का काम वहाँ शुरू किया। फिर निर्मल सिंह हमारे मित्र होते थे, वो यूथ कांग्रेस के प्रधान बन गए, तो उनके साथ 83 में मैं राजीव गांधी जी ने एक कैंप लगाया था। एक दादा DP राय जी हैं बंगाल से जी, वो हमारे बॉस थे और वो इंचार्ज थे उसके, यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे IYC के। तो ताकटोरा में कैंप लगा था, तो मैं उस कैंप का 45 डेज कैंप था, मैं उसका बेस्ट कैडेट डिक्लेयर हुआ और मेरे को बोलने के लिए कहा गया राजीव गांधी जी के सामने। और तब से फिर मेरी रफ्तार जो है, मेरी जान पहचान राजीव गांधी जी से हो गई, चलती रही। लेकिन उनकी डेथ के बाद यूपी में मैंने काम किया, तो उसके बाद फिर मैं वापस 91 में दिल्ली से राजनीति छोड़ के वापस आ गया। फिर मैं ब्लॉक समिति का मेंबर बना जी। वहां से शुरुआत हुई, जमीनी शुरुआत, जमीनी, और चलते रहे। पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में काम मिला किया, बाहर बहुत सारी जगह पे इलेक्शन में 8-10 स्टेटों में भेजा गया, जहाँ जहाँ पार्टी भेजती रही। लेकिन मेरे को टिकट नहीं मिली क्योंकि पहले हमारा हल्का रिजर्व था जी। तो कई बार मिलते मिलते काम रह गया। 2019 में
हमारे को बहन कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से ही कहूँगा मैं। जी कांग्रेस पार्टी तो थी अपनी, लेकिन उनके आशीर्वाद से मेरे को असम से टिकट मिली और मैं विधायक बना। उसके बाद तो फिर देखो, अगर मैं विधायक बना हूँ तो मेरा ड्यूटी है भाई मैं अपने हल्के की सब बात रखूं जो मेरी जानकारी थी। तो बहुत सारे लोग मेरे को कहते थे कि तू पहली बार बना है जी, तो ऐसे बोलता है जैसे मतलब, तो मैंने कहा मैं एमएलए पहली बार बना हूँ, लेकिन मैं पब्लिक के साथ तो मैं इंटरेक्शन में था जी। और जैसे मैं अगर सिख कौम से रिलेटेड हूँ तो मैं उसकी बात भी रखता था। बहुत सारे लोगों को उसकी दिक्कत भी होती थी जी। जैसे एचएसबीपी है, ये हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी। जिस दिन इसमें बीजेपी ने सबसे पहले दिन ठगी की, उन्होंने इसका सरप्रस्त गुरु ग्रंथ साहब जी को हटा के एक व्यक्ति को बना दिया। तो मैंने बहुत शोर मचाया, वहां लड़ा मैं, कांग्रेस वालों ने भी मेरा साथ दिया जी। लेकिन वो बीजेपी वाले माने नहीं। मैंने उनको कहा कि गुरु ग्रंथ साहब को हटाना ठीक नहीं है, जब एसजीपीसी का सरप्रस्त वो है तो एचएसजीपीसी का कैसे बदल सकता है? सभी सिखों के लिए सर्वोच्च हुई। लेकिन उनको तो जैसे हजूर साहब में कब्जा किया है, जैसे पटना साहब में उन्होंने धीरे धीरे इंटरफेरेंस बढ़ाई है, इसी तरीके हरियाणा दिल्ली में भी उन्होंने धीरे धीरे कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी लड़ाई चल रही है। हरियाणा में लगभग उन्होंने कब्जा कर ही लिया है। तो मैं इस पे ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि सिख कौम आज के दिन लीडर लेस है। वो भी सब बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पिछले दिनों चुनाव भी हुए, तो सरकार की बहुत ज्यादा दखल अंदाजी उसके अंदर। सब कुछ सरकार का है। मैं कहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूं, इसलिए मैं ज्यादा इस पे बोलना नहीं चाहता। मैंने एक ही लाइन में आपको बता दिया कि सिख कौम का दुर्भाग्य चल रहा है कि आज के दिन लीडरलेस है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, और कोई भी दूसरी बरादरी जो है वो ज्यादातर सिख को आगे बढ़ता हुआ देख के मतलब। आपने यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप की बात कही कि ताल कटोरा स्टेडियम में आपने 45 दिन तक वहां रहकर प्रशिक्षण लिया। राजीव गांधी जी के सामने आपको बोलने का मौका मिला, तो मैंने सुना है राजीव गांधी जी के आप धीरे धीरे इतने नजदीक आ गए कि एक समय में आप अमेठी के इंचार्ज भी थे। नहीं, मैं अमेठी का इंचार्ज नहीं था, लेकिन वहां ड्यूटी थी हमारी लखनऊ में उधर। तो अमेठी में जब मेरी ड्यूटी लगी तो फिर मेरी ड्यूटी लगी थी वहां, लेकिन वो बाद में बदल के दूसरी जगह कर दी गई, कुछ और असाइनमेंट थी। जो अभी अमेठी से एमपी हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, केएल शर्मा जी, सारी उम्र उन्होंने काम संभाला। हाँ, 40 साल तक उन्होंने सेवा किया, वो वहां पे बने हैं, तो हमारे मित्र हैं। वो बिल्कुल लुधियाना से हैं वैसे वो जी, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक लुधियाना का आदमी जाके अमेठी से एमपी बन के आया। लेकिन ये उसकी जो सेवा भावना और जो कमिटमेंट है, ये उसको रिवार्ड मिला है। चौधरी निर्मल सिंह के नेतृत्व में आपने यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप लगाए, यूथ कांग्रेस में मुझे लगाए, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आपके साथ थे, आप लोगों का पूरा एक गुट था। और इस गुट को राजीव गांधी जी के अचानक चले जाने से बड़ा धक्का नहीं लगा? मैं जैसे आगे बड़ी राजनीति में मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ अटैच था, तो राजीव गांधी जी के जाने के बाद वीरेंद्र सिंह जी का झटका लगना तय था। अगर वो जिंदा रहते तो शायद वो मुख्यमंत्री भी बनते, लेकिन ये तो राजनीति में कुदरत का खेल तो चलते ही रहता है। तो कुदरत का है। अब हमारी एक इंटरव्यू में कहा था कि 2 दिन पहले ही उनसे मिला था और उन्होंने कहा था मैं साउथ इंडिया का दौरा कर रहा हूं, उसके बाद मुझे मिलना, हरियाणा में परिवर्तन करेंगे। हाँ, वो तो उन्होंने भाषण में कह दिया था। तो लेकिन ठीक है, उसमें मैं ज्यादा वो नहीं करता। मैं तो देखो भगवान को मानने वाला आदमी हूँ। और फिर लेकिन हमने कांग्रेस को एक बार, मैंने देखो ईमानदारी से बात करनी चाहिए, ये पॉडकास्ट है तो यहाँ ठगी नहीं करनी चाहिए। एक बार मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दी जी, तब मेरे पास पोस्ट तो नहीं थी कोई, लेकिन पर्सनल मामला ऐसा था कि हमारी सरकार हो कांग्रेस की, और मेरे ही फादर, मेरे ही भाई के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया,
और किसी लीडर ने हमारी बात नहीं सुनी, तो मैंने गुस्से में फिर एक बार, वो गुस्से का फैसला था, हालांकि वो गलत फैसला था, संयम रखना चाहिए। मैं कांग्रेस में तो रहा, लेकिन वोट जो है जी नहीं दी। बाकी मैंने कभी कांग्रेस के खिलाफ आज तक 78 में मेरी पहली बार वोट बनी थी, उससे लेके आज तक हमेशा कांग्रेस को ही वोट दी। तो गोगी जी, जो आपके पिताजी पे, आपके भाई पे मुकदमा बना, उस समय जहां तक मुझे ज्ञान है, जो ये भजनलाल जी की सरकार थी ना, हुड्डा साहब। हुड्डा साहब तो आपके मित्र थे। नहीं, हुड्डा साहब मेरे कभी मित्र नहीं रहे, हमेशा। चलो ठीक है, इसमें अब ज्यादा राजनीति नहीं ले आनी चाहिए। पर 2024 की अगर मैं बात करूं तो सारे कह रहे थे सर्वे पोल कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस नहीं आई? अब उसके सारे कारण आपको पता ही है कि जब आप देखो, ये 36 बरादरी की पार्टी है और आपने एक व्यक्ति को पूरी की पूरी कमांड दे दी, तो 35 बरादरी तो नाराज हुई ना जी। बस मैं इतना ही कह सकता हूं राजनीतिक तौर पे। फिर भी वो जो डिसीजन था वो उल्ट पड़ गया कांग्रेस को, वरना कांग्रेस की, मैं खुद कहता था भी 87 का रिकॉर्ड टूटेगा जी, और मैं खुद आ रहा हूं, तो मैं बीजेपी से नहीं आ रहा, अपनों से आ रहा है। ओनली ड्यू टू कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया नहीं, इसलिए ना कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में पिछले 15 साल में मैं ही अकेला एमएलए बना जी। करनाल डिस्ट्रिक्ट में 2019 में 14 में भी 5 के 5 बीजेपी थे, 2019 में एक कांग्रेस का मैं जीता, एक इंडिपेंडेंट जीता, 3 बीजेपी थी। अब फिर तो कांग्रेस वालों को ये हजम नहीं हुआ लीडरशिप को, और नीचे वालों को उस लीडरशिप ने फिर कुछ, मेरा जो बेबाकी से बोलना, सच बोलना, तो सच की कीमत अदा करनी पड़ी मेरे। रास नहीं आया। वो देखो, एक तो मेरे से सहन नहीं होता कोई कांग्रेस के खिलाफ मैं काम नहीं कर सकता। ठीक बात। मेरे से कोई भी व्यक्तिगत तौर पे कहे भी तू ये ऐसे ऐसे करते, तो मेरे उसको मतलब आप समझ लो भी किस दिस और दैट वे मेरे से होता नहीं हो। लेकिन आपके 20 के लगभग ऐसे विधायक हैं जो बड़े कम वोटों से हारे। अगर कांग्रेस के लोग सच्चे मन से उनके लिए प्रयास करते तो शायद स्थिति हरियाणा की कुछ और होती। मैं कहता हूं भाई 9, शायद मैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9,000 वोटों से हमारे 10-11 एमएलए आ रहे, जिसमें मैं भी जी। कुछ तो कोई 32 वोट से आ रहा है, कोई 600 वोट से आ रहा है, कोई 700 वोट से आ रहा है, मैं भी 2300 वोट से आ रहा हूं। तो इसमें क्या कारण है? टिकटें गलत बटी? नहीं, टिकटें गलत नहीं। इसमें देखो एक बात तो क्लियर है कि हाई कमांड को चाहिए था कि जो नेता थे, सम्मानित नेता स्टेट के, उनको एक मंच पे, एक पेज पे ले आना चाहिए था। तो मेरे को लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और किसी ने कोशिश नहीं की उनको इकट्ठा करने की, तो वन वे ट्रैफिक हो गया। तो जिन नेताओं को इंसल्ट फील हुई वो थोड़ा चुप हो गए, और कुछ ऐसे बयानबाजियां भी हुई जाति सूचक, तो उसका भी नुकसान हुआ। तो कुछ आप समझ लो भी कुदरत ताड़ेगा भी कुछ होगा इसमें। जी। तो मैडम शैलजा चुनाव में एक हफ्ता लास्ट वाला चुप्पी साधे रही, हुड्डा साहब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। अगर राहुल गांधी ने प्रयास किया एक मंच पर, दोनों के हाथ मिलवाए भी, लेकिन दिल नहीं मिले। नहीं, शैलजा जी हमारे यहां तो 2 बार गई, लेकिन अब हमारे पास भी इतना फुर्सत नहीं थी ना, हमें पता लगा भाई अखबार पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता था जी। कोई आके बता दे भी ऐसे हो गया जी, मतलब रात को 1-2 बजे सोच, सुबह 4 बजे उठो, दिमाग आधा सुन रहता था इलेक्शन में, भागदौड़ इतनी थी जी। और कभी सोचा ही नहीं था भी, हम भी ओवर कॉन्फिडेंस में भी कह सकते हो, कभी 1% भी कभी सोचने का टाइम नहीं मिला, या किसी ने आके नहीं कहा कि हम इलेक्शन हार भी जाएंगे। गोगी साहब पिछले दिनों राहुल गांधी और प्रदेशों का दौरा करने के बाद चंडीगढ़ आए, हरियाणा के लोगों से मुलाकात की और आप सबको ये कहा कि संगठन बढ़ाइए। देखो ये बड़ी अच्छी शुरुआत है उनकी,
और आज के दिन राहुल गांधी जी ही अकेले ऐसे आदमी हैं जो कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अगर ये बाकी के नेता जो खाए पिए पहले थे ये भी सारे उसी के रास्ते पे चल पड़े तो कांग्रेस हरियाणा के अंदर आज भी प्लस में है जी। सरकार बेशक ना हो, प्लस में है, सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो ये जो नई जान फूंकने की कोशिश की है, आप लोगों को ऑब्जर्वर बनाकर सिरसा भेजा है, हर जिले में ऑब्जर्वर जा रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और 30 जून तक आप ये सारी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे, उसके बाद जिला प्रधान बनेंगे, संगठन बनेगा, तो क्या प्रारूप रहेगा? देखो मेरे को लगता है कि जनता भी यही चाहती है। देखो इस देश की जनता जिसको कांग्रेस पार्टी में जो लोग नहीं है वो भी चाहते हैं, वो बीजेपी से इतने दुखी हो चाहते हैं कि तुम संगठन बढ़ाओ यार, मजबूत हो, आगे बढ़ो। वो भी इनको बदलने के लिए वो चाहते हैं भी कांग्रेस भी मजबूत होके आगे आए। और मेरे को अब उम्मीद है, आपने देखा होगा वर्कर में कितना जोश है, एक एक हल्के की मीटिंग में जो वर्कर हैं वो ही हजारों की संख्या में आ रहे हैं जी। तो जब वो आ रहे हैं और अपनी फीडबैक दे रहे हैं और ईमानदारी से हम उस फीडबैक को बिना पक्षपात के अपनी तरफ से ऊपर रिपोर्ट करेंगे, बाकी फिर ऊपर वालों ने जो फैसला करना है। और मुझे लगता है कि इस बार 15 अगस्त का जो जश्न है हम संगठन के साथ मनाएंगे। बहुत बढ़िया बात। इतनी तपती लू के अंदर भी इतनी संख्या में वर्कर पहुंच रहे हैं, तो आपको लगता है संगठन बन जाएगा तो कम से कम सरकार नहीं आई कोई बात नहीं, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे? मैं कहता हूं अगर मजबूती से संगठन बना और संगठन बनने के बाद ये मेरा वायदा है आपके माध्यम से, विद इन 6 मंथ बीजेपी घुटनों के बल आ जाएगी। सरकार है उनके पास, लोकतंत्र में गिनती है जी, लेकिन आज के दिन भी क्या कार्य प्रणाली है। मुख्यमंत्री जी कभी वहां भाषण दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं, कभी अपने दफ्तर में बैठ के काम नहीं करते क्योंकि काम उनके हाथ में नहीं है। काम करने वाला कोई दिल्ली से ही रिमोट से कर रहा है। तो सरकार का कोई कार्य चल नहीं रहा है। पिछले 8 महीने हो गए, आप कभी पूछो उनसे। उन्होंने तो 100 दिन के बाद श्वेत पत्र भी जारी किया। नहीं, श्वेत पत्र झूठ पत्र है, बीजेपी में श्वेत पत्र होते ही नहीं। बीजेपी का तो हमेशा झूठ पत्र होता है। अब भी वो ऐसी अनाउंसमेंट करेंगे भाई यहाँ पे सभी हल्के में करोड़ों रुपए की योजनाएं, लेकिन पर्टिकुलर योजना नहीं कोई जी, कोई योजना है ही नहीं। और मैंने देखा है, अंदर रह के देखा है 5 साल, झूठ बोलने के अलावा और नफरत फैलाने के अलावा इस बीजेपी और आरएसएस के पास कुछ नहीं है। जिस दिन ये अपनी ये दुकान बंद कर देंगे ना, इनका माल इसलिए बिक रहा है कि इन्होंने देश के अंदर, शायद देश कोई समय बुरा चल रहा है, भाई को भाई से लड़वा दिया। 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, जो देश की ताकत के लिए सबसे जरूरी है, उसको इन्होंने जितना कमजोर किया है, इनको परमात्मा भी कभी माफ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ियां तो क्या माफ नहीं करेंगी, परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। सजा मिलेगी। देर भगवान के घर में देर हो सकती है, देर नहीं हो सकती। गोगी साहब आपके अपने कई पुराने कांग्रेसी कहते हैं अभी गोगी साहब अपनी साफ गोई के लिए मशहूर है, वहीं ये थोड़े अड़ियल हैं, जिस बात के लिए अड़ जाते हैं। इसी तरह की अड़ी चौधरी भजनलाल जी के साथ भी रही आपकी? नहीं, चौधरी भजनलाल के साथ मेरा बड़ा अच्छा संबंध था उनके साथ कभी द्वेष वाली बात नहीं आई जी। हमारा रिजर्व हल्का था, इसके बावजूद भी वहां पे हमेशा लोकदल ही जीतता था। एक ही बार 2005 में कांग्रेस जीती थी। और असंध ऐसी जगह है, अब भी एक बार मैं ही जीता हूं वहां से। अब हल्के का प्रारूप बदल गया है जी, लेकिन फिर भी तो वहां चौधरी भजनलाल जी तो जितनी हम कहते थे वो पूरा ध्यान देते थे, हमारी पूरी चौधर चलती। आपके वहां करनाल से एमपी भी रहे? एमपी भी रहे, हमने पूरी मदद करी। हमारे गांव से पहली बार चौधरी भजनलाल ही जीता है, नहीं तो कभी कांग्रेस जीती नहीं थी। पहले तो देखो चौधरी देवीलाल का पर चलता था, तो हमारे गांव में भी आपको पता ही है कि सब लोग जो लोकदल के साथ रहते थे। गोगी साहब आपने देखा हिसार से इधर फतेहाबाद सिरसा कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो आप तो सीएम सिटी में रहते हैं,
खट्टर साहब चाहे केंद्रीय मंत्री बन गए, आज भी करनाल को सीएम सिटी कहा जाता है। नहीं, वहां डेवलपमेंट का क्या हाल है? डेवलपमेंट तो सिर्फ बीजेपी के दफ्तर, आरएसएस के दफ्तर बनाने की हुई है, उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं है, क्योंकि देश अंधभक्तों का है। अगर किसी और की पार्टी ने दफ्तर बना लिया, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग से बनता है। इनके, हमारे करनाल में ही इनका बीजेपी का दफ्तर है, पूरे जिले में बनाया है जी। एक आरएसएस का दफ्तर पट्टी कल्याणा में बनाया है, बहुत अलीशान, एक मोरनी में मैंने सुना है बन रहा है। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? या तो सरकारी पैसे को लूटा जा रहा है या जनता को लूटा जा रहा है। तो इनके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग, इनके कोई ईडी, कोई सीबीआई इनको पूछती नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये देश अगर आरएसएस का कब्जा कभी, मेरे हिसाब से अभी कैंसर की सेकंड स्टेज है ये देश के अंदर जी। जो आरएसएस बीजेपी ने कैंसर समाज में बांटा है। अगर ये थर्ड फोर्थ स्टेज में पहुंच गई तो फिर ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मेरे को ये भी विश्वास है कि ऋषि मुनियों का देश है, आरएसएस यहां मुंह की खाएगी, क्योंकि आरएसएस से खतरनाक कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं हो सकता। जिसके मुंह में राम लेके जो ठगी करे, जिसके मुंह में राम राम बगल में छुरी है, वो आरएसएस है। इंसानियत और प्यार इनके अंदर है ही नहीं। नायब सिंह सैनी जी की 8 महीने की सरकार को आप किस तरह देखते हैं? कितने नंबर देते हैं? कितने के पास है? आप एक को ड्रामा देखते हो ना, अपने यहाँ एक मरासी समाज है, तो हमारे जब पंजाबियों में कोई भी फंक्शन होता है तो वो आते हैं वहाँ जी। हमारे मुख्यमंत्री जी भी अच्छा ड्रामा करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। आज तक उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मैंने किस लड़के को नौकरी दी। अभी आपने एयर क्रैश हुआ है, जो मतलब हमारी एयरलाइन की डीजीएमसी है, उसके अंदर 53% लोग नौकरी में नहीं है जी। तो कैसे जहाज की व्यवस्था, सिक्योरिटी कौन देखता है? जो लोग मर के उनके लिए जवाबदेह कौन है? जिन लोग सत्ता में बैठे हैं। कर्नाटक में आईपीएल में भगदड़ हुई तो कहते हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। अब किसके खिलाफ करो? कुंभ के अंदर हुई, किसके खिलाफ करो? यूपी के अंदर एक बाबा जी थे, वहां हुई, किसके खिलाफ करो? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तो हो नहीं सकता जी। तो जो बीजेपी के खिलाफ उसके खिलाफ कर दो। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का ठेका इन्होंने ले रखा है, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। पिछले दिनों आपके पड़ोस के जिले में धर्म सिंह छोकर जी के साथ जो हुआ, जिस तरह से पुलिस उन्हें घसीट कर ले गई, देखो पुलिस उनको पकड़ने गई थी, उसमें एक बात तो मैं कहूंगा भी जब पुलिस पहुंच गई, पुलिस कहती है कि हमने भागते हुए भाग गए। तो मेरे को तो धर्म सिंह जी की उम्र और मैं उनको जानता हूं, मेरे को नहीं लगता कि वो भाग सकते हैं। लेकिन आदमी की कीमत पिछले 10 से 11 साल से 14 से बाद घटी है इस देश में, और अंधभक्तों की कीमत, पैसे की कीमत बढ़ी है। जब चुने हुए जनप्रतिनिधि का ये हाल है तो आम आदमी का हाल क्या होगा? देखो अब वो चुना हुआ नहीं था जब पकड़ा, रह चुके हैं वो, लेकिन वो मतलब भागने वाली बात मेरे को हजम नहीं होती उनकी। भी अगर अरेस्ट करना था तो नोटिस दे के पहले भी कर सकते थे, कोई कहीं भाग थोड़ी रहा था, संभाल के मेरा। योगी साहब आपका एक बयान आया था कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो पार्टी ज्वाइन कर जाता है ईडी सीबीआई सारे केस वापस हो जाते हैं। नहीं, इस वॉशिंग मशीन से भी आगे। अब असम के मुख्यमंत्री को देख लो, एक वो बंगाल के थे, और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। अगर ईमानदारी और बेईमानी की बात है तो कराओ ना। ये हमारे जो आज के मुख्यमंत्री हैं, यही कॉलोनाइजर है, बहुत बड़ा माइनिंग का ठेकेदार है, बहुत बड़ा कुछ है। तो किसको कहोगे? जब मुंसफी कातल हो तो फैसला क्या होगा? आप समझ लो क्या फैसला होगा।
तो आप मान के चले संगठन जल्दी बन जाएगा तो एक अच्छा विपक्ष प्रदेश में मिल जाएगा। बिल्कुल, विपक्ष आज भी है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसकी ये संगठन का होना जरूरी है और संगठन बनते ही बीजेपी को मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। गोगी साहब, आपकी साफ गोई के लिए मेरा एक और प्रश्न है। किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने हुड्डा परिवार पे आरोप लगाया कि पुत्र मोह में है। कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने भी यही बात की। और बड़े कांग्रेसी हैं जो इस तरह से आरोप लगा लगा के पार्टी छोड़ते रहे। तो आपको क्या लगता है? देखो, इनमें बहुत सारी बातें सच भी हैं और मैं जानता हूं, लेकिन खुल के इसलिए नहीं करता कि मैं आज सिरसा में ऑब्जर्वर बन गया हूं जी। लेकिन ये बात सच है कि अगर आप अपने घर को खुद ही तोड़ने लगोगे, अगर एक एक ईंट भी निकालोगे तो किसी न किसी दिन तो बिल्डिंग गिरेगी। और मैं इतना ही कहूंगा इसके लिए बस भाई, अगर आपने जो बात कही वो रोप सही है, इसीलिए आज हम विपक्ष में हैं। आगे फरवरी 2026 में 2 राज्यसभा की सीटें फिर खाली हो जाएंगी और आपको लगता है एक सीट कांग्रेस को मिलेगी और एक सीट उधर मिलेगी अगर कांग्रेस वाले ईमानदारी से लड़ेंगे। अभी तो कल कार्तिकेय ने बयान ही दे दिया जी, भाई मेरे को किरण चौधरी ने जितवाया। अब पता नहीं उसके पीछे क्या, मैंने सारा सुना नहीं, लेकिन मेरे को किसी ने मैसेज भेजा लिख के भी ऐसा ऐसा बयान दिया। तो सुभाष चंद्रा वाली, कार्तिकेय शर्मा वाली पुनरावृत्ति द्वारा भी हो सकती है। उम्मीद नहीं है मेरे को। तब तक संगठन बन जाएगा, पार्टी का दबाव रहेगा। तब तक अभी अगर 20 साल विपक्ष में रहना है, अभी तो 15 साल की गारंटी है जी। अगर 20 साल तक रहना है तो ऐसी पुनरावृत्ति हो सकती है। नहीं तो आपको विश्वास है भी कांग्रेस? पर मेरे को तो विश्वास है। मैं तो कहता हूं भी जो कांग्रेसी है साला, मतलब इतनी भी क्या बात है कि उसको कोई खरीद ले। आप गोगी साहब जिस तरह से गांधी परिवार के नजदीकी थे, अपने बात राजीव गांधी जी से शुरुआत की, तो आपका मन करता है कहीं राज्यसभा में जाने का या केंद्र की राजनीति करने का? देखो, राजनीति में हूं तो मन तो सब बातों के वो बात अलग है, लेकिन ये पार्टी हाईकमांड का फैसला है, जिसको भी वो ठीक समझेगी करेगी। इसमें मेरी कोई डिमांड नहीं है। नहीं, डिमांड नहीं। मेरे को आप पार्टी ने माइनॉरिटी में भी आते हैं। माइनॉरिटी में हूं तो अगर, और सिखों ने वोट भी दिया है। मैं अगर गिन के बताऊं तो जहां जहां सिख थे, एक हमारी खुद मेरी सीट जो असंध की है जी, सिख मेजोरिटी होने के बावजूद भी मैं इसलिए आ रहा हूं कि वहां लोगों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके, कांग्रेस के कुछ स्लीपर सेल ने एक साजिश के तहत मेरे को राया है। और मैं सबका, उनका ही दोष नहीं, मेरा भी दोष है कि मैं उस स्थिति को भांप नहीं सका उसने। मैं सोचा भी मैं तो जीत ही रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। गोगी साहब, आपने बड़ी गहरी बात कही। ये जो स्लीपर सेल आपके हल्के में है या 90 के 90 हल्कों में है? नहीं, पूरे 90 हल्कों में। और ढूंढने की जरूरत नहीं होती हमारे को, पता होता है। फिर भी हम उन्हीं को, स्लीपर सेल को तो पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में रखना, ऐसा ही समझो आप जैसे सांप को दूध पिलाना है। चलो, कुछ रैपिड सवाल करते हैं। कुछ नेताओं के आपके प्रति जो आप क्या विचार उनके लिए रखते हैं? सबसे पहले कुमारी शैलजा। नहीं, शी इज ए वेरी वेरी गुड लीडर और पेशेंस के साथ काम करने वाली लीडर है। राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी का तो मुकाबला ही नहीं है। वो एक ऐसा सच्चा और निष्ठावान आदमी है जो अकेला ही इस कांग्रेस को आज के दिन ऊपर लेके जा रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सम्मानित लीडर है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड है, अपने और परिवार से बाहर सोचता ही नहीं है। और लगता है पुत्र मुंह अगर त्याग दें तो हरियाणा में दोबारा कांग्रेस आ जाएगी? अब तो मेरे ख्याल में राहुल गांधी जी ही फैसला कर देंगे। अशोक तंवर? अशोक तंवर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अशोक तंवर, क्योंकि मैं अशोक तंवर जी को जितना जानता हूं, मेरे को वो मैच्योर लीडर नहीं लगा। अशोक तंवर जी ने इतनी पार्टियां बदली, अब फिर दोबारा कांग्रेस में आए, गांधी परिवार से उनके बड़े अच्छे लिंक रहे हैं। तो गोकुल सेतिया जो हमारे सिरसा के विधायक हैं,
पिछले दिनों आपने देखा होगा उन्होंने उन पे कमेंट भी किए। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के लोग आपस में ये चीजें करेंगे तो एकता कहाँ रह जाएगी? मैं तो ये कहता हूं भी अब पार्टी हाईकमांड ऐसे फैसले लेती है, ये राजनीति कुछ मजबूरियां होती हैं। अदरवाइज तो अगर कोई पार्टी छोड़ के जाए और वो दोबारा पार्टी में आए तो उसकी एक सिर्फ इतना ही कर देना अगर पार्टी कि वो तेरी सीनियोरिटी खत्म है, अब नए सिरे से फिर नए सिरे से आओ, तो बहुत सारे लोग छोड़ना, पार्टी छोड़ना, बदलना बंद कर देंगे। आया नाम गया नाम बंद हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाए। मेरी राय है पर्सनल। रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं, अच्छा है, इंटेलिजेंट है और उसने पूरे अपने फादर की लीगेसी को आगे बढ़ाया है। उनके फादर बहुत ही सज्जन और इंटेलिजेंट लीडर थे। आपके अपने साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो देखो बहुत बढ़िया आदमी है, आपकी तरह वो भी विभाग है, वो विभाग भी है और वो एज ए मैन उसका कोई मुकाबला नहीं है जी, बेस्ट मैन। लेकिन वो कई बार पॉलिटिकल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। हमारे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, नहीं, बढ़िया आदमी है, मेरे साथ तो देखो इज्जत से बात करता है। मैं लड़का है, आपने तो उनके नाना के साथ भी काम किया है। मैंने उनके नाना के साथ भी काम किया है, लेकिन वो अच्छा लड़का है और आगे उसका भविष्य भी परमात्मा करे भी उज्जवल रहे। हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हरियाणा की जनता के नाम गोगी साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं सिख परिवार में पैदा हुआ हूँ जी, और उसके बाद मैं राधा स्वामी सत्संग से भी जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं सिरसा में बैठा हूँ तो मैं एक ही कहूँगा कि हमारे जो गुरु हैं उनका एक ही संदेश है कि सर्वत्र के बड़े के लिए काम करो जी, और सबको एक जैसा समझो, सबको मान सम्मान दो। अगर आप जात पात करके ये वो करके नफरत फैला के कुछ चीज प्राप्त भी कर लोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो आगे आने वाले समय में बहुत माड़ा आएगा। इसलिए सर्वत्र के बड़े में विश्वास रखो। नानक नाम चढ़ दी गड़ा तेरे पाने सर्वत्र बड़ा। विधानसभा में आप अक्सर जो है, मेरा प्रश्न रह गया था, विधानसभा में अक्सर आप गुरबानी की पंक्तियों के साथ अपनी बात रखते थे। तो मैं इसलिए रख देता था, जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री के घर का नाम रख दिया कबीर कुटीर जी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आरएसएस की सोच कबीर साहब से कहीं नजदीक भी नहीं जाती। वो बोले नहीं, ऐसा क्या है, जैसे अब उनकी आदत थी। मगा जी, कबीर साहब जो बात कहते हैं वो आरएसएस में नहीं है, ना इंसानियत है ना प्यार है। और कबीर साहब तो प्यार बांटते थे और वो ये जो पाखंडवाद था उसके खिलाफ थे। तो तब मैंने ये 3 दोहे कबीर साहब के उनको सुनाए थे। अच्छा जी, तो वो बोले भी कैसे, तो बात करते करते यहाँ तक पहुंच गई। मैं भाई, कबीर साहब तो कहते थे कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की बड़ी जो पीस खाए संसार जी। मगर फिर जब मुसलमान आए उन्होंने कबीर साहब को कहा कि आप ऐसे है ऐसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तांचड़ मुल्ला मांग दे जो बहरा हुआ खुदाए। और मगर जब फिर कहीं पे अंत नहीं हुआ तो कबीर साहब ने उसका अंत यहाँ दिया कि अव्वल अल्लाह नूर पायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पढ़े कौन बंदे। तो मगर उनका तो ये संदेश है। और या तुम तो नफरत फैलाने वाले लोग हो, तुम उसका नाम मिसयूज मत करो। नहीं, अकेली कबीर कुटीर की बात नहीं है, जितने भी देश में महान लोग हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी, उनकी जयंतियां बनाई। देखो, उन्होंने तो जो आजादी की लड़ाई में जो देश भगत थे, जो शहीद हुए, उनको भी जाति में बांट दिया। आप कभी आरएसएस बीजेपी से भगत सिंह का नाम सुन के दिखा दो, चंद्रशेखर आजाद का कभी नाम सुन के दिखा दो, अशफाक उल्लाह का कभी नाम सुन के दिखा दो, क्योंकि वो उनके लिए आतंकवादी है। जी, कभी भी उनको याद नहीं करेंगे।
वो उसको याद करेंगे जिसके माध्यम से उनको, अगर उन्होंने अब तो ये जंतियां बनाना क्या वोट की राजनीति है? इवेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? और धार्मिक कार्यों पे सरकार का पैसा खर्च करना या सरकार मनाए, यही लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर आप अपना संविधान देखोगे तो उसमें कहीं पे भी धर्म जो है वो संविधान में जगह नहीं है। हमारा जो एक ही धर्म जो है वो है संविधान, बाकी आपका जाति मामला है, आप कुछ भी करो। तो ये थे सरदार शमशेर सिंह गोगी, असम से पूर्व विधायक, जिन्होंने खुलकर बताया कि कैसे उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत की। फिर राजीव चंद गांधी जी के साथ उनको काम करने का मौका मिला। यूथ कांग्रेस से चलते चलते वो मुख्य धारा में आए, कांग्रेस के लिए काम किया और सालों साल तक आज तक वो कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ना मैंने कभी कोई पार्टी बदली है और ना मैंने बदलनी है, मैं कांग्रेस का सिपाही रहा हूं और सच्चा सिपाही रहा हूं। और उन्होंने हमारी सारी बातों के बड़े खुलकर जवाब दिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोगी साहब। बहुत बहुत